हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे। उसका क्या रीज़न है इसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो। इस पर कोई भी हम निगेटिव टॉक नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब जो भी सेंसिटिव टॉपिक होता है उस पर मैं कभी भी निगेटिव टॉक नहीं करती हूँ किसी के बारे में। और ऑनेस्टली मुझे ये जो टॉपिक है ना, जो वीडियो है, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा। बट कल मैं ट्रैवलिंग में थी तो कल वीडियो नहीं बना पाई, और आज सुबह से ऐसे नींद जैसे आ रहा था तो वीडियो बनाने का मन नहीं था। फिर मैं ये सोच रही थी वीडियो बनाऊँ ही नहीं बनाऊँ, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है तो मैं उस पर अवॉइड करती हूँ वीडियो बनाना, बिकॉज कि ये किसी के ना इमोशन का सवाल होता है। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो उस टाइम पे हाँ, कोई हमें अच्छी बातें बताता है तो अच्छा लगता है, सांत्वना देता है। बट कुछ वीडियोज के पता नहीं, वीडियोज मैंने नहीं देखे। जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं ट्रैवलिंग में थी तो वीडियो देखने का टाइम नहीं मुझे मिला था। बट हाँ, कुछ थंबनेल मैंने देखे थे जो शायद हो सकता है थंबनेल में कुछ और हो, वीडियो के अंदर कुछ और हो। मे बी ये हो सकता है, बट वीडियो के थंबनेल देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसने बनाया, रिएक्शन चैनल एक दो का मैंने देखा था। सारे लोगों ने ही नहीं, एक दो ने अच्छा भी बनाया था। बट एक का रिएक्शन चैनल वाले का वीडियो मैंने देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था थंबनेल देख के। तो देखो, व्यूज के लिए थंबनेल भी सब लोग थंबनेल ऐसे ही डालते हैं, कंट्रोवर्शियल, मैं ये नहीं बोलती। बट बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो तो उसको इतना ज़्यादा सेंसिटिव थंबनेल भी नहीं बनाना चाहिए, मेरा ये एडवाइस है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, जो संभावना है तो उनका एक चैनल है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। मैं उनके वीडियोज देखती हूँ, रेगुलर बेस पे तो नहीं देख पाती हूँ क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलता। बट हाँ, जैसे सम टाइम मैं देखती हूँ, वीडियोज काफ़ी अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक वीडियोज होते हैं, अच्छे वीडियोज होते हैं। फैमिली स्पेशली जब उनके इन लॉज रहते हैं तो बहुत अच्छे कंटेंट आते हैं। मोस्टली रिफ्रेशिंग होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत चिलपिल मोड में वीडियोज बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। संभावना का जो नेचर है ना, वो स्ट्रिक्ट नेचर है, मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं है। वो वाला नेचर नहीं है कि मुंह पे अच्छा बोलो और पीठ पीछे कुछ और बोलो। तो वो संभावना का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें होती है ना, सामने वाले को बोलो, सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है ना तो वो सतर्क हो जाता है। और जब हम मीठा मीठा बोलते हैं ना, किसी की बातें हम बताते नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा सामने वाला भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या गलती हो रही है। और जब उसको रिएक्शन बुरा मिलता है ना तो वो मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ पाता। अगर आप किसी को बताओगे नहीं उसकी गलती तो उसको समझ में क्या आएगा कि उसने गलती किया क्या है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर किसी से गलती हो रही है ना, तो उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बंदा अपने में करेक्शन करे। तो संभावना का ये नेचर है। तो संभावना के बहुत सारे अप डाउन फेज मैंने देखे हैं। उनके पापा की डेथ हो गई, उनकी मम्मी का तबीयत खराब था, तब उनकी मम्मी के डेथ के टाइम पे, कोरोना के टाइम से शायद मैं उनके ब्लॉगिंग चैनल को फॉलो कर रही हूँ और मैं वीडियोज़ देखती हूँ। संभावना के बहुत सारे वीडियोज स्किप हो जाते हैं, बट मैं देखती हूँ। जैसे अभी उनके वो चेरी की तबीयत ख़राब थी, जो डॉग है, उससे पहले जो डॉग था उसकी तबीयत ख़राब थी। तो स्पेशली ऐसा नहीं सिर्फ डॉग के लिए, स्पेशली जो एनिमल्स हैं उनके लिए उनका प्यार देख के अच्छा लगता है। एक ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है ना, वो है संभावना के अंदर। तो हाँ, मैं लाइक करती हूँ, और स्पेशली संभावना उनके हस्बैंड दोनों को मैं लाइक करती हूँ, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग वो मुझे अच्छे लगते हैं। और अगर जर्नी की मैं बात बोली हूँ तो संभावना की जर्नी में मैंने संभावना की जो IVF की जर्नी रही वो स्पेशली मैंने देखा है। इतना पेनफुल जर्नी कि उसके लिए और रिस्पेक्ट आता है। देखो क्या होता है ना कि एक मदर जो होती है, वैसे बोला जाता है कि मदर एक योद्धा होती है, और एक माँ बनने के लिए अगर कोई औरत इतना स्ट्रगल कर रही है तो मुझे बहुत मतलब उस टाइम पे मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। जब संभावना की IVF फेल होती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो संभावना के चारों IVF शायद मैंने नहीं देखा है, बट एक दो IVF का जर्नी मैंने देखा है, स्पेशली उन लोगों ने बताया हुआ था। तो IVF फेल क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, संभावना का क्यों ऐसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। संभावना के जो IVF थे वो क्यों फेल हुए इसके बारे में बात करेंगे।
मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट अपना जो बेसिक एक नॉलेज होता है ना, जो हमें फील होता है, जितना हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें बताते हैं। अगर सपोज कि ये केमिस्ट्री चल रही है, अगर हम किसी ये एक इंसिडेंट चल रहा है और अगर हम किसी डॉक्टर के पास बैठे तो हम पूछे कि ऐसे क्यों होता है, जैसे अपने पे हम हमेशा डॉक्टर से बात नहीं करते, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं फेमिलियर होते हैं तो डिस्कशन होता है। तो कुछ डॉक्टर्स मेरे फेमिलियर हैं, तो जब हम बात करते हैं उनसे तो वो लोग बताते हैं, तो मैं ये भी बताऊंगी कि डॉक्टर्स ने हमें क्या बताया। तो सबसे पहली बात कि हाँ, ये चीज़ मुझे संभावना के ब्लॉग से मुझे, क्योंकि देखो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं ना वो समझ में आ जाते हैं कि इंसान के अंदर हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि संभावना इज प्रेग्नेंट, बट संभावना का ये जो जर्नी है बहुत सेंसिटिव था। तो कमेंट वगैरह तो मैं किसी के ब्लॉग में बहुत कम करती हूँ, मैं देखती हूँ और बस जो भी थॉट्स होते हैं। और ये भी होता है कि हाँ, हम कभी बुरे भी हम कभी गलत भी हो जाते हैं, कभी सही भी होते हैं, क्योंकि फिजिकली चेंज होना किसी का सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो संभावना का वैसे भी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हो रहे थे, क्योंकि जब हम IVF कराते हैं ना तो हार्मोन उसमें डिसबैलेंस होते हैं। क्या होता है कि उसमें हार्मोन्स के टैबलेट और इंजेक्शन लगते हैं। तो जब हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस होंगे तो उसमें क्या होता है, IVF में जो फिजिकल इशू होते हैं वो बहुत होते हैं, चाहे आप IVF में कंसीव कर रहे हो या फिर नहीं भी कंसीव कर रहे हो। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लेडीज़ में, कि जो उनका हार्मोन डिसबैलेंस होता है, तो उसमें एक तो उनका जो पीरियड प्रॉब्लम होता है, पीरियड इरेगुलर हो जाना, पीरियड में इशूज होना, क्लॉटिंग होना। इसके बाद क्योंकि हार्मोन्स का आपने हार्मोन को, जो नेचुरली आपके हार्मोन्स है उसको आपने डिस्टर्ब किया है। क्यों डिस्टर्ब किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में आगे। तो क्या होता है कि दूसरा चेंजेज होता है आपकी बॉडी में, वो होता है आपकी बॉडी उस टाइम पे वीक होती है। जब आपकी बॉडी वीक होती है तो बहुत सारे इशूज, जो फिजिकल इशूज जो आपको बचपन में रहे हैं या फिर आपके पास्ट में रहे हैं, वो फिजिकल इशूज अगेन से होने लगते हैं। क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हो, बट आपकी बॉडी अभी स्ट्रांग हो गई है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, तो वो प्रॉब्लम आपका हॉवी नहीं होता है, ठीक है, बॉडी उससे फाइट कर लेती है, ठीक है। बट जब आपकी बॉडी वीक होती है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में इनएक्टिव है, पास्ट के जो प्रॉब्लम्स इनएक्टिव हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो गई, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया। इसकी वजह से कहा जाता है कि जब भी IVF लोग करते हैं तो बहुत सारे कराते हैं, तो बहुत सारे जो आपके पास्ट के या बचपन के कुछ फिजिकल इशूज होते हैं वो होने लगते हैं आपको, जो संभावना को हो रहे थे और संभावना इससे फाइट कर रही थी। उनको बहुत सारे बचपन में प्रॉब्लम्स थे जो होने लगा था। तो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ अब हम कंसीव करने के लिए IVF का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि संभावना के पास IVF पे, क्योंकि डॉक्टर जब IVF पे जाता है तो तभी जाता है जब आगे के आपके प्रोसेस नॉर्मली कंसीव करने के नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो IVF का सहारा लेते हैं। तो संभावना का ये था कि कुछ दिन तक मैं ब्रेक लेती हूँ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि उनका जो यूट्रस है वो भी वीक है। तो यूट्रस क्यों वीक है इस पर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब हम यंग होते हैं, देखो जो कंसीव करने के रेशियोज होते हैं ना, आप देखो कि यंगस्टर में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जितना हमारा एज बढ़ता जाता है वो कम होता जाता है। मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब यंग एज में, जब थोड़ा एज ज़्यादा होता है, 40 एबव जब होता है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ने लगते हैं, या फिर अगर आप अराउंड 40 में हैं तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपको IVF भी कराना है तो आप अराउंड 35 एज में करा लेना चाहिए। उसमें क्या होता है कि बच्चा भी हेल्दी होता है और मदर की भी बॉडी सपोर्ट करती है, तो मदर को भी बाद में फिजिकल इशूज नहीं होते हैं। बट हमारे जो कंट्री में अभी चेंजेज आए हैं हमारे जनरेशन में, तो लोग इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में लोग जब सक्सेस होने लगते हैं तो उनको ये पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं, शादी करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि शायद स्पेशली जो गर्ल्स हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, कि उनको शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। मैं अगर बात करूँ मिडिल क्लास की, तो क्योंकि देखो लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है, या फिर
लोअर क्लास में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो करियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, पढ़ाई भी बहुत कम करते हैं, तो उनको ये सोच नहीं होते तो तुरंत शादी करते हैं। और आप देखो कि जो लोअर क्लास के लोग हैं उनकी शादियां जल्दी होती हैं और उनको ये सब इशूज नहीं होते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर IVF वगैरह तक वो नहीं जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो कंसीव कर लेते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि जितने आपका एज बढ़ेगा तो उतनी बॉडी भी वीक होगी, प्लस ओवैल्यूएशन भी कम होता है, अगर अंडे बन रहे हैं तो वो वीक होते हैं। तो ये सारे इशू होते हैं जिसकी वजह से लोगों को सहारा लेना पड़ता है IVF का। और मिसकैरेज के चांसेस भी इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि एक तो ओवरी जो है आपका, यूट्रस ओवरी जो बॉडी पार्ट है ना वो वीक होते हैं, तो उस टाइम पे यूट्रस भी वीक होता है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती है आपका जो अंडे हैं वो भी उतने ज़्यादा अंडे अच्छे नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज IVF के थ्रू लोग कंसीव तो कर लेते हैं बट मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे संभावना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मिसकैरेज नहीं हुआ है। संभावना का जो बेबी था उसकी हार्ट बीट आके और फिर से रुक गई थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम आज के टाइम में मैं देख रही हूँ बहुत कॉमन हो गई है कि बच्चे जो जब लोग कंसीव करते हैं तो बच्ची में हार्ट बीट या तो आता नहीं है या आके रुक जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब करने का, क्योंकि IVF में बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप कंसीव तो कर लेते हैं बट बॉडी आपकी सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये सारे इशू जाते हैं। मिसकैरेज हो गया या फिर बच्चे का ब्रीदिंग नहीं आना या बच्चे में कुछ डिसऑर्डर होना। तो ये मैंने अब एक डॉक्टर से पूछा था कि IVF क्या है और भी चीज़ें पूछी थी कि क्या इशूज होते हैं, कब कराने चाहिए, ये सब मैंने डिस्कस किया था एक बार डॉक्टर से। ऐसे ही सच मेरी फैमिली डॉक्टर थी तो उनसे मैंने पूछा था। फैमिली डॉक्टर मतलब कि मेरे ही नाम की डॉक्टर है जिससे मैं बातें करती हूँ एज लाइक ए फ्रेंड। तो मैंने उससे पूछा था तो उसने यही बताया था कि क्या होता है कि जब ज़्यादा एज पे लोग IVF कराते हैं तो उनको ये सारे इशूज होते हैं। इशूज के रीज़न यही होते हैं कि एक तो अंडे की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, प्लस जो यूट्रस या ओवरी होती है वो सपोर्ट नहीं करती। यूट्रस जो होता है वो सपोर्ट उतना नहीं करता है। तो बच्चा अगर आप कंसीव कर भी लेते हो तो इवन उसने बताया कि मतलब 6, 7, 8 मंथ तक भी मिसकैरेज के चांसेज होते हैं। तो अगर IVF का एक राइट एज उन्होंने बताया कि 35, 36 तक IVF करा लेनी चाहिए, अदरवाइज ये सारे इशूज होते हैं। तो देखो अगर संभावना का जो है साथ ही जो प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर एग्जैक्ट तो नहीं बताएंगे बट प्रॉब्लम वही होती है जो एज होता है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप सोचो ना जब हमारे बुजुर्गों को जितनी प्रॉब्लम होती है वो यंग एज में उनको नहीं होती है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो यंग एज में इतने फिट थे, फिजिकली बहुत एक्टिव थे, हमसे एक्टिव थे क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें कंज्यूम करते थे, बट अभी उनको इतनी सारी इशूज हो गए हैं। तो एक जो एज फैक्टर होता है ना वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो जनरेशन है ना उसको फेम और प्रोफेशनल लाइफ अपना स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हम क्या करते हैं ना वो कंपटीशन हमारा नॉर्मली क्या रहता है ना कि हमने लाइफ में स्ट्रगल किया है तो हम क्यों ऐसे सेक्रीफाइस करें। और ऐसे करते करते एक एज निकल जा रही है, तब ध्यान आ रहा है इस साइड में कि अब क्योंकि एज नॉर्मली अभी मैरिज का जो एज है वो 30+ हो गया है, अराउंड 31, 32 तक लोग शादी करते हैं। और इसके बाद फिर जब शादी करते हैं तो कुछ अपना टाइम लेते हैं कि भाई हमें भी कुछ टाइम चाहिए, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी लेते हैं। फिर जब ध्यान आता है तो लेट हो चुका रहता है। उस टाइम पे फिर हम नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक तो नॉर्मल आप अपना राइट एज नहीं बताते हो, फिर डॉक्टर को जो एज बताते हो उसके या फिर डॉक्टर को बताते हो कि हमारी शादी को इतने साल हुए, फिर डॉक्टर नॉर्मली कंसीव करने का मेडिसिन देता है, उसमें भी लेट हो जाता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संभावना के साथ ये प्रॉब्लम है। संभावना सोशल मीडिया पे है या संभावना एक फेम है तो लोग जानते हैं, अदरवाइज ये इतना कॉमन इशू हो चुका है। नॉर्मली अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास में ये एक कॉमन इशूज हो चुके हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका एडवाइस क्या है तो मैं ये बोलूँगी कि देखो करियर ओरिएंटेड कोई है तो मैं ये नहीं कहती कि करियर छोड़ दो भाई, और
अपर क्लास को अगर आप छोड़ दो तो मिडिल अपर क्लास में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि शादी के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेबी हम प्लान करते हैं तभी हमारा करियर डैमेज होता है, शादी के बाद ही हमारा करियर डैमेज होने लगता है। क्योंकि जो शादियां होती है ना अपर मिडिल क्लास में, उस पर जो जिस मतलब जो लड़के का पक्ष होता है ना, लड़के वालों का, वो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, टेकन ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां डरने लगी हैं कि हम अपना पहले करियर बनाएंगे, इसके बाद शादी करेंगे। क्योंकि हम अपने सराउंडिंग में इतने ज़्यादा केसेज देखते हैं कि लड़कियों का एक माइंड सेट हो गया है कि सबसे पहले करियर बनाओ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो प्रॉब्लम इतना हावी ना हो कि हमें लाइफ सर्वाइव कैसे करना है ये उस टाइम पे सोचना पड़े। तो इसका यही एक रीजन है, सॉरी, इसका एक यही सोल्यूशन है कि भाई जो हमसे बड़े हैं जनरेशन वाले, तो उनको सोचना चाहिए कि भाई अगर तुम ऐसे करोगे ना तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए लड़कियों को भी सोचना है, स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, बट एक राइट एज में शादी करना भी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोचना कपल्स का। अगर पता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो शायद फैमिली भी डैमेज उतना नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ को सोचना है कि उनको अपनी फैमिली को लेके कैसे फैमिली बनानी है, कैसे क्या करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो अपने से बड़े लोगों को तो हम बोल नहीं सकते हैं कुछ, उनको जितना समझना है वो समझ रहे हैं, और उनको जो लाइफ स्टाइल जीनी है ना, अपनी लाइफ स्टाइल वो फिक्स कर चुके हैं, जो लाइफ वो जी रहे हैं वही जिएंगे। क्योंकि हर इंसान को अपना कंफर्ट जोन चाहिए होता है, तो उनका कंफर्ट जोन उसी में है कि भाई हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। बट स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है लड़कों से या फिर लड़कियों से कि भाई एज ए कपल एक दूसरे को सपोर्ट करो, समझो। सिर्फ ऐसा नहीं कि हर जगह लड़के गलत हैं, लड़कियां और लड़के दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई अगर शादी की हो तो अपने इस फेज को समझो, या फिर शादी से पहले भी जिस तरह से आप कैरियर के बारे में सोच रहे हो उसी तरह से ये फेज को भी सोचो। अदरवाइज हम पहले मजाक में लेते हैं और ये मजाक हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है। क्योंकि पता है शादी के बाद जैसे 5 साल के बाद फिर आपको एहसास होता है कि ये तो इशूज होने लगे। फिर क्या होता है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। फिर उस टाइम पे करियर भी डैमेज होता है, हमारा जो मेंटली भी हम डिस्टर्ब होते हैं, सोशली तो हमें प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं तो वो मेंटली आता है, हेल्थ पे आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लड़कियों को पॉइंट आउट करूँगी कि यहाँ तुम्हें ज़रूरी है सोचना है कि जिस तरह कैरियर के बारे में हम शादी से पहले सोच लेते हैं ना, उसी तरह से हमें बच्चा कब प्लान करना है, शादी की कितने दिन बाद, अगर हमारी एज कितनी है ये हम जानते हैं, तो हमें कब से स्टार्ट कर देना है अपने फैमिली प्लानिंग करना। ये सारा हमें खुद सोचना है, दूसरों को नहीं बताना है, ना दूसरे इसमें इंटरफेयर करें, नहीं करें तो सबसे अच्छा है। ठीक है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यही है। चलिए फिर, क्योंकि हम खुद इस पीढ़ी में हैं, हमें समझ में आती है प्रॉब्लम्स क्या है। और हमारी पीढ़ी को ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें करियर भी बनानी है। जो हमसे बड़े पीढ़ी वाले हैं ना, उनके रूल रेगुलेशन बहुत हैं। क्योंकि शायद अच्छा लगे या बुरा, कभी अगर वो समझाएं हमें कि भाई तुम डिसीजन लो, हम सपोर्ट करेंगे, या फिर अगर हमसे बड़ी पीढ़ी सपोर्ट करे ना, तो शायद लड़कियों को अगर अपना करियर ना छोड़ना पड़े, अगर उनकी लाइफ को ये ना हो कि हाँ उनकी लाइफ बिल्कुल ही यू टर्न ले लेगी बच्चा करने के बाद, तो इतना डरे ही नहीं। हम क्या होता है, हमारी पीढ़ी बच्चा करने से नहीं, वो बच्चा करने के बाद जो प्रॉब्लम होती है ना, कि सब कुछ लाइफ बिल्कुल यू टर्न हो जाती है और समझ में नहीं आता, कि फिर लाइफ का वो फेज कुछ समझ में नहीं आता है, तो उससे डरते हैं। क्योंकि जो हमारे से पहले की पीढ़ियाँ हैं ना, वो रूल रेगुलेशन के चक्कर में वो करते कुछ नहीं है, बट डिस्टर्ब बहुत करते हैं। जो अगर कोई देख रहा हो, मैं ये नहीं कहती कि पूरे फैमिली में ऐसा है, बट जहाँ है वहाँ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जहाँ है वहाँ एक्सट्रीम तक है। तो अगर हर कोई अपनी फैमिली को मैनेज करे कि कैसे फैमिली करना है, तो शायद ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम टेम्पररी है। बस चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर हैं सपोर्ट सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।